गरीब जेठानी का पुराना वर्सेस अमीर देवरानी का नया कमरा। ये सामान यहाँ से हटा दो और दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दो। इस कमरे को बिल्कुल खाली कर दो। सरला घर के सबसे छोटे कमरे को खाली करवाकर उसका सारा सामान दूसरे कमरे में शिफ्ट करवा रही होती है। तभी वहां राजेश आ जाता है। अरे भाई, क्या हुआ? स्टोर रूम का सामान निकालने की नौबत क्यों आ गई? तुम्हारे बेटे की जो दुल्हन आएगी उसके लिए कमरा तैयार करवा रही हूँ। अरे लेकिन ये तो घर का सबसे छोटा कमरा है। इसमें खिड़की दरवाजे भी कितने पुराने हैं, ऊपर से पंखा भी खराब है। दुल्हन इस छोटे से कमरे में कैसे रहेगी? ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है, इसी कमरे में रहेगी। मैंने कह दिया तो कह दिया। दरअसल सरला राजेश की दूसरी पत्नी है। राजेश की पहली पत्नी से रोहित हुआ था और अब रोहित की शादी होने वाली है। सरला हमेशा रोहित के साथ भेदभाव करती है। राजेश इसलिए चुप रहता है क्योंकि सरला हर बात पर घर छोड़कर जाने की धमकी देती है। जैसे ही राजेश वहां से बाहर आता है, रोहित भी ये सब सुन लेता है। पापा, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? घर छोटा हो या बड़ा, रहेंगे तो हम एक साथ ही। चलिए आप यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। रोहित हमेशा से अपने पापा का आज्ञाकारी बेटा रहा है। वो राजेश के लिए पानी लाता है। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और आखिरकार रोहित और निशा की शादी हो जाती है। रोहित और निशा दरवाजे के बाहर खड़े होते हैं। अरे सरला, दिव्या, कहाँ हो भाई तुम सब? देखो दुल्हन आ गई, जल्दी से आरती की थाली लेकर आओ। शादी में क्या हमने कम किया है जो अब भी यहाँ महारानी के स्वागत के लिए खड़े हैं? पापा, मेरे तो पैरों में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझसे अब कुछ भी काम नहीं होगा। माँ बेटी पहले ही बहाना बना देते हैं। बेचारा राजेश अपनी नई बहू के सामने नजरें झुका लेता है। पापा कोई बात नहीं, जब मम्मी और दिव्या की तबीयत ठीक नहीं है तो हम ऐसे ही अंदर आ जाएंगे। अरे नहीं बेटा, रुको, मैं अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाऊंगा। राजेश रसोई में जाकर कलश में चावल भरकर लाता है। फिर मंदिर से पूजा की आरती की थाली उठाता है और पूरे विधि विधान से निशा का गृह प्रवेश करवाता है। घर के अंदर आते ही निशा और रोहित राजेश के पैर छूते हैं। अब मेरे घर की लक्ष्मी, मेरी बेटी, तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे, भगवान तुम्हें हर खुशी दे। इसके बाद रोहित निशा को कमरे में लेकर जाता है। कमरा बहुत ही ज्यादा छोटा था। कमरे में एक छोटा सा बेड था जिसमें बस 2 लोग ही किसी तरह सो सकते थे। एक कोने में पुरानी सी लकड़ी की अलमारी थी। दीवार पर एक छोटा सा शीशा लगा हुआ था। इसके अलावा कमरे में और कुछ भी रखने की जगह नहीं थी। कमरे के खिड़की दरवाजे भी बहुत पुराने थे और दीवारों में सीलन आ रही थी। निशा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी माँ और बहन तुम्हारे स्वागत के लिए भी नहीं आई। आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है। रोहित और निशा की लव मैरिज हुई है। रोहित पहले ही निशा को सब कुछ बता चुका है कि सरला उसके साथ हमेशा भेदभाव करती है और अपने बच्चों को ज्यादा प्यार देती है। यार, इस छोटे से कमरे में कितनी गर्मी हो रही है, इतनी घुटन है। तुम यहाँ कैसे सोओगी? रुको, मैं खिड़की खोल देता हूँ। आप मेरे लिए परेशान मत होइए, आपके साथ तो मुझे कहीं भी नींद आ जाएगी। निशा बहुत ही समझदार और संस्कारी लड़की है। वो रोहित के साथ हर परिस्थिति में खुद को ढालने के लिए तैयार रहती है। दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं और फिर सो जाते हैं। अगली सुबह निशा नहा धोकर तैयार होकर हॉल में जाती है जहां पूरा परिवार बैठा होता है। वो सबसे पहले अपने ससुर के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती है। अरे भाभी, आज तो आपकी पहली रसोई है ना? क्या क्या बनाने वाली हो? आप सबको जो पसंद है तो बता दीजिए, मैं वही बना दूंगी। अपने मन से जो बनाना है बना लो, बस मीठे में कुछ बना लेना। सरला निशा से सीधे मुंह बात भी नहीं करती। बेचारी निशा चुपचाप रसोई में चली जाती है और सोचने लगती है। एक काम करती हूँ, मीठे में बेसन का हलवा, साथ में आलू की सब्जी और पूरी बना लेती हूँ। निशा गर्मी में मेहनत करके सारा खाना तैयार करती है। तभी बाहर से दिव्या आवाज लगाती है। अरे भाई, आज कौन से 56 भोग बन रहे हैं जो इतना समय लग रहा है? हमें बहुत तेज भूख लग रही है। अकेली बहू कब तक सब कुछ बनाएगी? जाओ, तुम अपनी भाभी का थोड़ा हाथ बटा दो। पापा, इतनी गर्मी हो रही है और आप मुझे रसोई में जाकर काम करने के लिए कह रहे हैं? मुझसे नहीं होंगे ये सारे काम। निशा के घर में आते ही सरला और दिव्या मानो महारानी बन गई थी। आज तो उन्होंने एक भी काम नहीं किया था। नई नवेली दुल्हन को ही सारा काम करना पड़ रहा था। थोड़ी देर बाद निशा सबके लिए खाना लेकर आती है। सभी लोग खाना खाने लगते हैं। वाह, कितना स्वादिष्ट खाना बनाया है निशा, तुमने तो दिल खुश कर दिया। ये लो, तुम्हारी पहली रसोई की नेक। अरे भाभी, ऐसा लग रहा है जैसे आपने पहली बार पूड़ी बनाई हो। देखो, एक भी पूड़ी ठीक से फूली नहीं। हाँ, और सब्जी में ना तो नमक है ना मिर्च, बिल्कुल फीकी बनी है। नहीं, मुझे तो खाना बहुत अच्छा लग रहा है। तुझे तो अच्छा लगेगा ही, आखिर तेरी पसंद की जो है। सरला निशा के हाथ के बने खाने की जरा भी तारीफ नहीं करती और न ही उसे पहली रसोई का नेक देती है। वो खाना छोड़कर उठ जाती है। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं।
एक दिन सरला घर पर कुछ कारीगरों को बुलवाती है। इन दो कमरों के बीच वाली दीवार हटाकर एक कमरा बना दो। कमरे में सारी सुविधाएं होनी चाहिए। सब कुछ अच्छे से करना। ये मेरी बहू का बेडरूम होगा। सरला कारीगरों को इंटीरियर का पूरा डिजाइन समझा देती है। दरअसल उसके सगे बेटे अंकित का रिश्ता एक अमीर परिवार में तय हो चुका है। जल्द ही अंकित की शादी होने वाली है, इसलिए वो पहले से ही अपनी छोटी बहू के लिए कमरा तैयार करवा रही होती है। तभी पड़ोसन पिंकी वहां आ जाती है। अरे सरला बहन, ये क्या पूरे घर की काया पलट करवा रही हो तुम? इससे पहले कि सरला कुछ कहती, दिव्या कमरे से बाहर आती है। अरे चाची, पूरे घर की नहीं, ये तो हम भाभी का कमरा बनवा रहे हैं। अरे इतना बड़ा कमरा, इसमें तो बाथरूम भी अंदर ही है। डिजाइन भी बहुत प्यारा है। अरे मेरी बहू अमीर खानदान से है, उसके घर में भी ऐसे ही कमरे हैं। मैं उसके लिए कोई कमी कैसे रहने दे सकती हूँ? पिंकी सरला से थोड़ी देर बैठकर बातें करती है और फिर अपने घर लौट जाती है। वहां पड़ोसन पूनम पहले से बैठी होती है। अरे बहन, कहाँ घूम रही थी? हम तुम्हारे घर बैठे हैं और तुम्हारा कोई पता ही नहीं। सरला के घर गई थी उसकी बड़ी बहू को देखने। बेचारी को तो बैठने की भी फुर्सत नहीं है, बस इधर से उधर काम में लगी रहती है। हाँ, सरला तो जब से रोहित की शादी हुई है खुद महारानी बन गई है। और उसकी बेटी दिव्या पहले भी कोई काम नहीं करती थी, अब तो बिल्कुल ही छोड़ देगी। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन बड़ी बहू का कमरा इतना छोटा है कि हमारी रसोई भी उससे बड़ी होगी। और अपनी छोटी बहू के लिए दो कमरों का एक शानदार कमरा बनवा रही है। कितना सुंदर डिजाइन है, सब कुछ परफेक्ट। बहन, यही तो फर्क होता है सगे और सौतेले में। हाँ, सही कह रही हो तुम। दोनों पड़ोसन आपस में बातें करती रहती हैं। इधर सरला अपनी छोटी बहू का मास्टर बेडरूम बहुत ही शानदार तरीके से तैयार करवा देती है। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रोहित काम से घर लौटता है। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। जैसे ही रोहित अपने छोटे से कमरे में जाता है, उसे तेज गर्मी महसूस होती है। भगवान, यहाँ कितनी गर्मी है। पता नहीं निशा पूरा दिन इस कमरे में कैसे रहती होगी। ऊपर से यह पंखा भी ठीक से नहीं चलता। तभी निशा रसोई से खाना लेकर आ जाती है। क्या हुआ, आपकी सोच में पड़ गए? कुछ नहीं, कल इस पंखे को ठीक करवा दूंगा। कमरे में इतनी घुटन है और तुम कभी शिकायत भी नहीं करती। शिकायत जैसी कोई बात ही नहीं है। जब मैं आपके साथ हूँ तो मुझे किसी और चीज की कमी महसूस नहीं होती। निशा की बात सुनकर रोहित मन ही मन सोचने लगता है, निशा सच में कितनी समझदार है। मुझे हमेशा इस बात पर गर्व रहेगा कि मैंने इतनी समझदार लड़की को अपना जीवन साथी चुना। वरना छोटी बहू का इतना बड़ा कमरा देखकर किसी को भी बुरा लगता, लेकिन उसने कभी मुझसे कुछ नहीं कहा। इस तरह दोनों पति पत्नी साथ बैठकर खाना खाते हैं। देखते ही देखते कुछ और दिन बीत जाते हैं। आखिरकार अंकित और कीर्ति की शादी हो जाती है। आज कीर्ति का गृह प्रवेश है। 1 मिनट भाभी, वहीं रुकिए, मैं फूल लाना तो भूल ही गई। दिव्या भागकर रसोई में जाती है और फूलों की एक प्लेट लेकर वापस आती है। पिंकी आंटी, पूनम आंटी, ये लीजिए फूलों की प्लेट। जैसे ही भाभी गृह प्रवेश करके अंदर आएंगी, उनके ऊपर फूल बरसाइएगा। अरे बेटा, आरती की थाली भी ले आ, चावल से भरा कलश भी साथ ले आना, और वो सफेद वाला कपड़ा भी जिस पर बहू के हाथ और पैरों की छाप लेनी है। सरला अपनी छोटी बहू के स्वागत को लेकर बहुत उत्साहित होती है। उसने पड़ोसन के हाथों में भी फूल दे रखे हैं ताकि वे नई बहू पर फूल बरसाएं। इधर दिव्या भी इधर उधर दौड़ते हुए सारी तैयारियां कर रही होती है। राजेश दूर खड़ा होकर ये सब देख रहा होता है। वहीं निशा भी अपनी देवरानी कीर्ति के ऊपर फूल बरसा रही होती है। अपनी देवरानी के आने से वो बहुत खुश होती है। थोड़ी ही देर में कीर्ति का गृह प्रवेश होता है। चलो बहू, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। जैसे ही सरला छोटी बहू को उसके बेडरूम तक लेकर जाती है। निशा कहाँ मर गई? जल्दी से कैंची लेकर आ, नई बहू से इस कमरे का रिबन भी तो कटवाना है। सरला की आवाज सुनकर निशा तुरंत कमरे में कैंची लेकर आ जाती है। बहू, अपने हाथों से इस कमरे का उद्घाटन करो। कीर्ति रिबन काट कर कमरे के अंदर आती है। उसका बेडरूम बहुत बड़ा और शानदार होता है। चारों तरफ सुंदर सुंदर पर्दे लगे होते हैं। कमरे में बड़ा सा एसी, पंखा, अटैच बाथरूम, सुंदर फर्नीचर और उसकी जरूरत की हर सुविधा मौजूद होती है। बेटा, ये है तुम्हारा कमरा। वैसे तो यहाँ तुम्हारी जरूरत का सारा सामान, सारी चीजें हैं। ये रही तुम्हारी अलमारी। फिर भी अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बता देना। हाँ ठीक है, बस कमरे में थोड़ा हल्के रंग का पेंट होता तो ज्यादा अच्छा लगता। कोई बात नहीं, अब तुम आ गई हो ना, बाद में अपने हिसाब से बदलवा लेना। सरला ने अपनी छोटी बहू के लिए इतने प्यार से यह शानदार कमरा बनवाया था, लेकिन कीर्ति आते ही उसमें कमी निकाल देती है। फिर भी सरला उसे कुछ नहीं कहती। तभी बाहर से राजेश की आवाज आती है, अरे अब इन दोनों को आराम भी करने दो, बेचारी बहू थक गई होगी। राजेश की बात सुनकर सरला और दिव्या कमरे से बाहर आ जाते हैं। कीर्ति और अंकित अपने कमरे में आराम करने लगते हैं। इधर रोहित और निशा भी अपने छोटे से कमरे में आ जाते हैं। निशा,
मैं अपने पैसे बचाना शुरू कर रहा हूँ। जब हमारे पास थोड़े पैसे जमा हो जाएंगे तब हम भी एक अच्छा सा घर लेंगे जिसमें तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें होंगी। मुझे पता है आप ये सब क्यों कह रहे हैं, इसलिए ना कि मम्मी ने कीर्ति का कमरा बहुत बड़ा बनवाया है और उसमें एसी, कूलर, पंखा सब कुछ है। हाँ यार, सच में मुझे बुरा लगता है। अपने ही घर में मैं इतने छोटे से कमरे में रहता हूँ। मेरी वजह से तुम्हें भी इतनी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? पूरा घर हमारा ही तो है, जहाँ हमारा मन करे हम रह सकते हैं। हर बार की तरह निशा अपनी समझदारी से रोहित को तसल्ली देती है। उसकी बात सुनकर रोहित चुप हो जाता है। इस तरह दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह, कीर्ति उठ जाओ, तुम मायके में नहीं ससुराल में हो। आज तो तुम्हारी पहली रसोई भी है। कीर्ति नींद से उठती है। कौन सी पहली रसोई और कौन सा ससुराल? मुझे सुबह 9 बजे से पहले मत उठाना। लेकिन 9 बजने वाले हैं, इसलिए मैंने जल्दी नहीं उठाया। अरे यार, मेरी तो बैटरी के बिना आंखें नहीं खुलती। प्लीज मेरे लिए बैटरी बनाकर ले आओ ना। बेचारा अंकित सुबह सुबह कोई ड्रामा नहीं चाहता था, इसलिए वो चुपचाप रसोई में जाकर चाय बनाने लगता है। तभी दिव्या वहां आ जाती है। अरे ये क्या भैया, भाभी को आए एक भी दिन नहीं हुआ और आप अभी से उनके इशारों पर नाचने लगे। तभी सरला भी वहां आ जाती है। जब अमीर बाप की इकलौती बेटी से शादी करोगे तो उसके नखरे भी उठाने पड़ेंगे ना। अरे बेटा, इतना परेशान क्यों हो रहा है? उसे अभी खाना बनाना नहीं आता और फिर चाय बनाने में कितना ही समय लगता है। ला, मैं बना देती हूँ। सरला कीर्ति के लिए ब्लैक टी बनाती है। अंकित चाय लेकर अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर बाद कीर्ति तैयार होकर हॉल में आती है। मम्मी जी, दिव्या, मेरी मम्मी ने आप लोगों के लिए कुछ गिफ्ट भेजे हैं। कीर्ति सरला और दिव्या को गिफ्ट देती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत साड़ी है, मैं इसे जरूर पहनूंगी। हाँ मम्मी, जरूर पहनिएगा। ये प्योर सिल्क की है, पूरी 50,000 की साड़ी है। आपने इससे पहले इतनी महंगी साड़ी शायद कभी नहीं पहनी होगी। कीर्ति की बात सुनकर रोहित को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। उधर दिव्या भी अपना गिफ्ट खोलती है। अरे वाह भाभी, कितना प्यारा ब्रेसलेट है। मेरा कब से मन था ऐसा सिल्वर वाला ब्रेसलेट लेने का। गरीब वाली बात मत करो, ये सिल्वर नहीं डायमंड ब्रेसलेट है। इसमें 24 कैरेट डायमंड लगे हैं। तुम लोगों ने शायद पहले कभी डायमंड ज्वेलरी देखी नहीं होगी। जरा संभाल कर रखना। हाँ हाँ, ये मेरी सबसे महंगी ज्वेलरी है, संभाल कर ही रखूंगी। कीर्ति के अंदर अमीरी का घमंड कुछ ज्यादा ही होता है। तभी निशा उठकर रसोई की तरफ जाने लगती है। अरे, खाना तुम क्यों बना रही हो? आज तो छोटी बहू की पहली रसोई है ना। मुझे खाना बनाना नहीं आता। मैं तो अपने मायके में कभी रसोई में मैं तक नहीं गई। अरे बेटा, तुझे खाना बनाने के लिए कौन कह रहा है? खाना मैं बना दूंगी, तू बस खाने में चम्मच चला देना। इतना कहकर सरला रसोई में चली जाती है। पीछे पीछे कीर्ति भी आती है। हे भगवान, यहाँ कितनी गर्मी है। मुझसे तो यहाँ 1 मिनट भी नहीं खड़ा हुआ जा रहा। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मेरा खाना वहीं भिजवा देना। इतना कहकर कीर्ति अपने कमरे में चली जाती है। एसी चालू करती है और आराम से बिस्तर पर लेट जाती है। नीचे खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? चुपचाप खाना बना। निशा ही सारा खाना बनाकर तैयार करती है। थोड़ी देर बाद सभी लोग खाना खाने बैठते हैं। कीर्ति बेटा, ये लो तुम्हारी पहली रसोई का नेक। अरे किस बात का नेक दे रही हो? खाना तो उसने बनाया ही नहीं। अगर नेक देना है तो निशा बहू को दो। आप क्यों हर वक्त मेरी बातों में टांग अड़ाते रहते हैं? सरला गुस्से से राजेश की तरफ देखती है। राजेश चुपचाप खाना खाकर बाहर चला जाता है। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। कीर्ति हर समय अपनी अमीरी का घमंड पूरे घर वालों पर दिखाती है। एक दिन दिव्या उत्साह में कीर्ति के कमरे में भागती हुई आती है। भाभी देखो कितना प्यारा लहंगा है। ये लहंगा आप पर बहुत अच्छा लगेगा। क्या हुआ, इतना हाफ क्यों रही हो? और सबसे पहले तो आते ही मेरे इस कारपेट पर पैर मत रखा करो। पता है ये इम्पोर्टेड है। मेरे पापा ने मेरे लिए सऊदी अरब से मंगवाया था। कीर्ति की बात सुनकर दिव्या 4 कदम पीछे हट जाती है और चुप हो जाती है। अब बताओ भी, क्या बताने आई थी? मुझे नींद आ रही है, थोड़ा सोच समझ कर आया करो मेरे कमरे में। कुछ नहीं, मैं तो बस ये लहंगा दिखाने आई थी। आप कह रही थी ना कि आपको अपने दोस्त की शादी के लिए हल्के रंग का लहंगा खरीदना है। दिव्या कीर्ति को लहंगा दिखाती है। ये तो बहुत चीप लग रहा है। ये तो बस तुम जैसे लोगों पर ही अच्छा लगेगा। मैं तो कुछ एक्सपेंसिव भी पहनूंगी। कीर्ति बात बात पर पूरे परिवार की बेइज्जती करती रहती है। उसकी बातें सुनकर दिव्या गुस्से में वहां से चली जाती है। क्या हुआ बेटा, तुम्हारा मुंह गुब्बारे की तरह क्यों बोला हुआ है? ये आपकी बहू अपने आप को समझती क्या है? हर वक्त अपनी अमीरी का घमंड दिखाती रहती है। अरे बेटा, वो इतना सारा सामान और दहेज लेकर आई है। अमीरी में पली बड़ी है, इसलिए उसे ऐसी आदत हो गई है। आप ही झेलो ये सब। मुझसे उम्मीद मत करना कि मैं उसकी बातें सुनूंगी। इससे अच्छी तो बड़ी भाभी है, उन्होंने कभी हमें पलटकर जवाब तक नहीं दिया। कीर्ति को आए अभी 4 दिन भी नहीं हुए थे कि घर वालों को एहसास होने लगा था कि निशा कितनी अच्छी है। इधर निशा अपने छोटे से कमरे में लेटी होती है।
हे भगवान, आज तो सच में यहाँ बहुत घुटन हो रही है। लगता है आज बारिश आएगी। थोड़ी देर बाद रोहित भी काम से वापस आ जाता है। यार इतनी गर्मी हो रही है, चलो ना थोड़ा बाहर घूम आते हैं। दोनों पति पत्नी पार्क की तरफ चले जाते हैं। तभी अचानक काले काले बादल छा जाते हैं। लगता है बारिश आने वाली है और घर का सारा काम भी पड़ा है। चलिए जल्दी घर चलते हैं। तुम्हें हर वक्त घर के काम की ही पड़ी रहती है, थोड़ा समय अपने पति के साथ भी बिताया करो। देखो कितना सुहाना मौसम हो गया है। तभी बारिश शुरू हो जाती है। रोहित निशा को गोद में उठाकर घुमाने लगता है। अरे ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, कोई देख लेगा और हम गिर भी जाएंगे। कोई देखेगा तो देखने दो, मैं अपनी पत्नी को ही तो उठाए हुए हूँ। देखो कितना रोमांटिक मौसम है। रोहित पूरे रोमांटिक मूड में होता है। दोनों कुछ देर बारिश का आनंद लेते हैं और फिर घर वापस आ जाते हैं। कहाँ रह गई थी महारानी? घर का भी कुछ होश है या नहीं? देखो छत पर कपड़े भीग रहे हैं और कितना काम पड़ा है। चलो जल्दी जाके सारा काम निपटाओ। निशा छत से कपड़े उतार कर लाती है और फिर घर का बाकी काम निपटाती है। जैसे ही वो अपने कमरे में जाती है, उसकी छत टपकने लगती है। हे भगवान, हमारा सारा सामान खराब हो जाएगा। निशा, जल्दी से कपड़े इधर से हटा दो। तभी राजेश वहां आ जाता है। सरला, इस कमरे की छत बदलवा दो, हर बारिश में इसका यही हाल हो जाता है। कैसे बदलवा दूं? क्या पेड़ पे पैसे लगते हैं? आज तक 1 रुपया भी जमा नहीं किया है। रोहित अपनी पूरी कमाई घर पर खर्च कर देता है, लेकिन सरला फिर भी उसे ताने सुनाती रहती है। रोहित कुछ कहने ही वाला होता है कि निशा उसका हाथ पकड़ लेती है। कोई बात नहीं, हम अपना सामान एक तरफ रख लेते हैं। जब बारिश रुक जाएगी तब आप छत पर जाकर यहाँ से पानी आ रहा है उन दरारों को भर देना। एक तरफ निशा टपकती छत और भीगते सामान से परेशान होती है, तो दूसरी तरफ कीर्ति अपने बड़े से कमरे की बालकनी में पहुंच जाती है। अंकित, देखो कितना प्यारा मौसम हो गया है। चलो ना, मेरे लिए कड़क सी कॉफी बना कर ले आओ। दोनों बैठकर कॉफी का मजा लेंगे। कीर्ति खुद रसोई में नहीं जाती। उसका जो भी मन करता है वो अपने पति, सास या ननद से ही करवाती है। बेचारा अंकित रसोई में जाकर कॉफी बनाकर लाता है और कीर्ति बारिश का आनंद लेते हुए कॉफी की चुस्कियां लेती है। इसी तरह दिन बीत जाता है। अगले दिन निशा के मम्मी पापा घर आते हैं। सरला हॉल में बैठी होती है, लेकिन उनसे ठीक से बात तक नहीं करती। अरे समधी जी, आज कैसे आना हुआ? बड़े दिनों बाद दर्शन दिए। अरे भाई साहब, यूं ही इस तरफ आना हुआ तो सोचा आप लोगों से भी मिल चले। दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। तभी निशा वहां आ जाती है। बेटा, अपने मम्मी पापा को कमरे में ले जाओ और उनके लिए कुछ अच्छा सा खाने पीने का बना दो। निशा अपने मम्मी पापा को कमरे में ले जाती है। कमरे की हालत देखकर रमेश और सुनीता बहुत दुखी हो जाते हैं। बेटा, कब तक तुम इस छोटे से कमरे में रहोगी? बारिश में पूरी छत से पानी टपक रहा है और कमरे में कितनी सीलन आ रही है। पापा कोई बात नहीं, मैंने रोहित से कह दिया है, जैसे ही छत सूखेगी वो सब ठीक कर देंगे, फिर पानी नहीं आएगा। बेटा कुछ दिनों के लिए मायके चल, बारिश का मौसम खत्म हो जाएगा तब वापस आ जाना। दामाद जी भी काम से वहीं आ जाया करेंगे। मम्मी आप बेकार में चिंता कर रही हो, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। इतना बड़ा घर है, जरूरी थोड़ी है कि मेरा कमरा ही सबसे बड़ा हो। निशा अपने मम्मी पापा को समझाकर शांत कर देती है। इधर जब उसके मम्मी पापा कीर्ति के शानदार कमरे के सामने से गुजरते हैं तो उन्हें बहुत अजीब लगता है, लेकिन वे कुछ नहीं कहते। थोड़ी देर बाद रोहित भी घर आ जाता है। अरे, मम्मी पापा के साथ बातों में लगी हो, इन्हें कुछ खिलाया पिलाया भी नहीं। मैं खाना बना चुकी हूँ, बस आप बैठी, मैं अभी परोसती हूँ। निशा अपने मम्मी पापा को प्यार से खाना खिलाती है। थोड़ी देर बाद वे वापस चले जाते हैं। सरला न तो उनके पास बैठती है और न ही उनके आने की कोई खास तैयारी करती है। उधर कीर्ति भी उनसे मिलने तक नहीं आती। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन निशा बालकनी में कपड़े सुखा रही होती है। दूसरी तरफ कीर्ति आराम से कुर्सी पर बैठकर मोबाइल चला रही होती है। तभी उन्हें देखकर पड़ोसन की बहू निकिता अपनी सास पिंकी से कहती है, देखो मम्मी, दोनों एक ही घर की बहुएं हैं, लेकिन कितना फर्क है। एक तरफ निशा है जो पूरा दिन काम में लगी रहती है और दूसरी तरफ कीर्ति है जो दिन भर आराम करती रहती है। हाँ भाई, ये तो अपने एसी वाले कमरे से बाहर ही नहीं निकलती। आज बारिश का मौसम है इसलिए बालकनी में आकर बैठ गई होगी। हाँ, और देखने में देखो कितनी घमंडी लगती है, जबकि निशा का दिल कितना साफ है। आस पड़ोस के लोग भी निशा की खूब तारीफ करते हैं। देखते ही देखते कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन कीर्ति के मम्मी पापा घर आने वाले होते हैं। सुनते हो, अच्छी सी मिठाई लेकर आना, साथ में काजू बादाम भी ले आना और 4 किलो दूध भी। मैं अपने मेहमानों के लिए अच्छी सी खीर बनाऊंगी। सरला कीर्ति के मम्मी पापा के आने से पहले बहुत सारी तैयारियां करती है। मम्मी ये क्या, इतनी घटिया किस्म की बर्फी मंगाई है और ये खीर कौन खाएगा? मेरी मम्मी तो रसमलाई खाती है। रुको, अभी अंकित को फोन करके सब मंगवाती हूँ। सरला पूरे दिन तैयारियों में लगी रहती है, लेकिन कीर्ति आते ही उसकी सारी तैयारियों को बेकार बता देती है और अपनी पसंद का सारा सामान अंकित से मंगवाती है।
थोड़ी देर बाद कीर्ति के मम्मी पापा आ जाते हैं। सभी लोग एक दूसरे से मिलते हैं। अरे बहन जी, कुछ खाइए ना, आपने तो कुछ भी नहीं खाया है। क्या कीर्ति ने आपको बताया नहीं? मैं तो कनाडा से आने के बाद बिस्किट नमकीन नहीं खाती। भारत में जो बनते हैं ना, वो मुझे सूट नहीं करते, उनसे शुगर बढ़ जाती है। लेकिन आंटी, ये तो शुगर फ्री है, आप एक बार चक्कर तो देखिए। नहीं बेटा, रहने दो, मुझे रिएक्शन हो जाता है। सभी लोग बातें कर रहे होते हैं। अपनी बेटी की तरह कमला भी हर बात में अपनी अमीरी का बखान करती रहती है, जो राजेश को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इधर निशा सबके लिए खाना बनाकर तैयार कर देती है। कीर्ति, तुम अपने मम्मी पापा के लिए खाना लगा दो, मैंने सारा खाना बना दिया है। जेठानी जी, आपको क्या लगा मेरी मम्मी आपके हाथ का बनाया हुआ खाना खाएगी? मैंने तो अंकित से कहकर हल्दीराम से खाना मंगवा लिया है। आप चिंता मत करो, ये खाना आप, पापा और बाकी घर वालों को खिला देना। निशा कीर्ति की बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानती। वो अपने और रोहित के लिए खाना लेकर अपने कमरे में चली जाती है। उधर कीर्ति अपने मम्मी पापा के साथ अपने कमरे में ही रहती है। थोड़ी देर बाद जब कीर्ति के मम्मी पापा जाने लगते हैं। अरे ये छोटा सा कमरा किसका है? इसमें तो सीलन की कितनी बदबू आ रही है। अरे ये तो ऐसे ही घर का बेकार पड़ा कमरा है। आप मेरा कमरा देखिए, इसका डिजाइन कैसा है। डिजाइन तो ठीक है, लेकिन कीर्ति, तुम इतने छोटे से कमरे में कैसे रह रही हो? घर पर तो तुमने हंगामा कर दिया था जब मैंने तुम्हारा कमरा थोड़ा छोटा करवा दिया था। सरला के घर का सबसे बड़ा कमरा भी कीर्ति के मम्मी पापा को छोटा लग रहा था, लेकिन उनकी बात का कोई जवाब भी नहीं दे सकता था। थोड़ी देर बाद वे लोग वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद दिव्या अपनी माँ के पास आती है। अब मुझे समझ आया कि भाभी इतनी नखरीली और घमंडी क्यों हैं। उनके मम्मी पापा भी बिल्कुल ऐसी ही हैं। अरे बेटा छोड़ो, अमीर लोग ऐसे ही होते हैं, हमें क्या लेना, हमारा तो काम चल रहा है ना। अमीर घर की बहू आई है तो मोहल्ले में हमारा नाम हो गया है। पता नहीं क्यों, लेकिन सरला को लगता था कि कीर्ति के घर में आने से उसका रुतबा और स्टेटस बढ़ गया है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। इधर अंकित की पूरी कमाई कीर्ति की इच्छाएं पूरी करने में ही खर्च होने लगती हैं। अंकित, इतने दिनों से तुमसे मैं कह रही हूँ कि मुझे सोने की ये अंगूठी चाहिए, लेकिन तुम अभी तक नहीं लेकर आए। यार, मैं एक नौकरी करता हूँ, मेरा कोई बड़ा बिजनेस नहीं है। तुम्हें पता है, मैं अपनी पूरी सैलरी तुम्हें ही दे देता हूँ। मेरे पास बचता ही क्या है? हर बार खर्चों का बहाना मत बनाया करो, और आज के बाद घर में पैसे देना बंद करो। वैसे भी तुम मेरे लिए जो कमाते हो। कीर्ति की बात मानकर अंकित घर खर्च के लिए पैसे देना लगभग बंद कर देता है। इधर सरला और दिव्या पैसों की तंगी से परेशान होने लगते हैं। मम्मी, मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे नए कपड़े खरीदने हैं। मेरे पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं बचे हैं। मैं कौन सा बाहर कमाने जाती हूँ जो तुम्हें पैसे दे दूं? अपने भाइयों से मांग लो। दिव्या अंकित से पैसे मांगने जाती है, लेकिन अंकित तो पहले ही कीर्ति को सोने की अंगूठी खरीद कर दे चुका होता है। उसके पास 1 रुपया भी नहीं बचता। निराश होकर दिव्या अपने कमरे में लौट आती है। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन घर पर धनीराम अपने पैसे मांगने के लिए आता है। सरला, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? आखिर तुमने धनीराम से इतने पैसे कब और क्यों लिए? मैं कौन सा ये पैसे खा गई हूँ? जब मैंने ये कमरा बनवाया था तब पैसों की जरूरत पड़ी थी, इसलिए उससे पैसे लिए थे। तो अब तक वापस क्यों नहीं किए? अपने बेटे से कहो कि उसके पैसे लौटा दे। घर पर रोज रोज कोई पैसे मांगने आए, क्या अच्छा लगता है? तभी अंकित भी वहां आ जाता है। अंकित बेटा, जब मैंने तेरी बहू के लिए कमरा बनवाया था तब 3 लाख रुपए खर्च हो गए थे। 1 लाख तो मेरे पास थे, लेकिन 2 लाख रुपए मैंने धनीराम से उधार ले लिए थे। अब तू उसके पैसे लौटा दे। तभी कीर्ति भी कमरे से बाहर आ जाती है। क्या बच्चों के प्रति आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? अब आपके लिए कर्ज भी मेरा पति उतारेगा? इतना कहकर कीर्ति अंकित का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले जाती है। मैं आखिरी बार कह रही हूँ, 1 रुपया भी मत देना। बेचारा अंकित अपनी माँ और पत्नी के बीच फंस जाता है। उधर निशा और रोहित इनकी निजी बातों में दखल नहीं देते। निशा पहले की ही तरह घर का सारा काम करती है और सबको खाना परोसती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। धनीराम रोज घर पर अपने पैसे मांगने आता है, लेकिन हर बार खाली हाथ लौट जाता है। बहुत हो गया ये रोज रोज का ड्रामा। जब तक तुम इस घर में रहोगे मेरे सारे सपने अधूरे रहेंगे। मुझे ये रोज रोज की चिक चिक बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं अपने मायके चली जाऊंगी। ऐसा क्यों कह रही हो? मैं तो हमेशा तुम्हारी बात मानता हूँ। तो ठीक है, मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी। इस घर में रोज कर्ज मांगने वाले आ जाते हैं। अंकित बहुत समझाता है। सरला और राजेश भी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कीर्ति अपनी जिद पर अड़ी रहती है। ठीक है बेटा, तुम अपनी पत्नी को लेकर अलग हो जाओ। हमारा जो होगा हम देख लेंगे। इसके बाद अंकित और कीर्ति अलग जाकर रहने लगते हैं। उधर रोहित को अभी तक धनीराम वाले खर्च की बात पता नहीं होती। अगली बार जब धनीराम घर आता है, चाचा कितने रुपए लेने हैं आपको? क्या बताऊं बेटा, पूरे 2 लाख रुपए हैं। इतने दिनों से रोज तुम्हारे घर के चक्कर लगा रहा हूं। चाचा, अब आपको हमारे घर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं थोड़े थोड़े करके आपके सारे पैसे भिजवा दूंगा।
रोहित प्यार से धनीराम को समझाकर भेज देता है, फिर घर के अंदर आता है। पापा, ये सब मैं क्या सुन रहा हूं? आखिर इतना बड़ा कर्ज आप लोगों ने कब लिया? बेटा, तुम्हारी मां के दिखावे के चक्कर में ये सब हो गया। मेरा बेचारा बेटा हमारी दवाइयों का खर्च उठाए या ये बेकार का कर्ज उतारे? कोई जरूरत नहीं है किसी को कुछ करने की, मैं खुद ये कर्ज चुका दूंगी। सरला कह तो देती है, लेकिन उसके पास 1 रुपया भी नहीं होता। इधर रोहित अपने कमरे में जाता है। निशा, मुझे आज ही इस कर्ज के बारे में पता चला है। तो एक काम करते हैं, हमने जो घर बनाने के लिए पैसे बचाए थे उन्हीं से धनीराम चाचा का कर्ज चुका देते हैं। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। कम से कम हमारे घर की इज्जत तो बच जाएगी। रोहित कई दिनों से अपना घर बनाने के लिए पैसे जोड़ रहा था। वो पूरे 2 लाख रुपए लाकर सरला के हाथ में रख देता है। माँ, आपको अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये पूरे 2 लाख रुपए हैं, धनीराम चाचा को दे दीजिए। ये देखकर सरला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटा, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? माँ, ये हमने अपना घर बनाने के लिए जोड़े थे, क्योंकि इस घर में हमारे हिस्से में तो सिर्फ एक छोटा सा कमरा ही आया था। रोहित की बात सुनकर सरला शर्म से सिर झुका लेती है। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम दोनों की गुनहगार हूँ। मेरी वजह से तुमने इस घर में कितना भेदभाव सहा, लेकिन मेरी सीता जैसी बहू ने कभी मुझसे शिकायत नहीं की। और मेरी लाड प्यार में पली बहू जो थी वो हमें छोड़कर चली गई और मेरे बेटे को भी मुझसे दूर कर दिया। पास बैठी दिव्या भी अपनी माँ के साथ रोने लगती है। हाँ भैया, भाभी, हमसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज हमें माफ कर दो। कोई बात नहीं, अगर आपसे गलती हो गई है तो क्या हुआ, अब रोना बंद कीजिए और ये पैसे धनीराम चाचा को दे आइए। निशा अपनी सास के आंसू पोंछती है और उन्हें प्यार से समझाती है। सरला जाकर धनीराम का पूरा कर्ज चुका देती है। घर लौटने के बाद, बहू, अब तू इस छोटे से कमरे में नहीं रहेगी, तेरी जगह इस बड़े से कमरे में है। आज से तू और रोहित यहीं रहेंगे। सरला अपने हाथों से निशा का एक एक सामान उठाकर कीर्ति वाले बड़े कमरे में रख देती है। ये देखकर राजेश और रोहित दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। चलो देर ही सही, लेकिन सरला को आखिरकार अकल तो आ गई। रोहित भी अपनी माँ को गले लगा लेता है। सच कहते हैं लोग, जन्म देने वाला नहीं पालन पोषण करने वाला बड़ा होता है। मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया और तूने मेरा कर्ज चुका दिया, और एक मेरा बेटा है जो मेरा होकर भी मेरा नहीं रहा। माँ, ऐसा मत सोचिए, सब ठीक हो जाएगा। समय आने पर उसे भी अपनी गलती का एहसास होगा। इस तरह सरला रोहित और निशा को बड़े कमरे में शिफ्ट कर देती है। पहली बार निशा उस छोटे से घुटन भरे कमरे से निकलकर खुले और हवादार कमरे में चैन की नींद सोती है। एसी की ठंडी हवा उसके चेहरे पर पड़ती है और उसके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान आ जाती है। उधर सरला के दिल को भी पहली बार सच्ची शांति मिलती है। देखते ही देखते कुछ दिन और बीत जाते हैं। दूसरी तरफ, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि यहाँ निवेश करना सही नहीं रहेगा, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। देखो, आज हमारे जितने भी पैसे थे सब डूब गए। यह कंपनी तो पूरी तरह घाटे में चली गई। तुम सारा इल्जाम मेरे सिर पर कैसे डाल सकते हो? निवेश करने से पहले तुमने भी तो थोड़ी बहुत रिसर्च की होगी। एक दूसरे को दोष देने से कोई फायदा नहीं। अब ये बताओ, आगे करना क्या है? तुम्हें जो ठीक लगे वही करो। हमारे पास इतने भी पैसे नहीं बचे कि इस कमरे का किराया दे सके। ऊपर से मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया, नौकरी भी चली गई। अब नई नौकरी कब मिलेगी ये भी नहीं पता। फिर तो हमारे पास घर वापस जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मैंने अपने घमंड में सब बर्बाद कर दिया। अब किस मुंह से मैं उनसे माफी मांगने चाहूंगी? वहाँ सब लोग हमसे नाराज हैं। पता नहीं वो हमें माफ करेंगे भी या नहीं। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं सबसे माफी मांग लूंगी, देखना सब ठीक हो जाएगा। दोनों पति पत्नी अपना सामान पैक करते हैं और वापस घर आ जाते हैं, जहाँ उनका पूरा परिवार रहता है। दोनों को एक साथ देखकर सरला मन ही मन खुश तो होती है, लेकिन उनसे नाराज भी रहती है। घर में आते ही कीर्ति सरला के पैरों में गिर जाती है। मम्मी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अनजाने में आपका बहुत दिल दुखाया है। आज हमारे साथ भी वही हुआ। कहते हैं ना, जो माँ बाप का दिल दुखाता है उसका कभी भला नहीं होता। मम्मी, सच में हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अंकित और कीर्ति बार बार माफी मांगते हैं। उधर रोहित और निशा भी सरला को समझाते हैं। अब क्यों बच्चों की अग्नि परीक्षा ले रही हो, इन्हें माफ भी कर दो। हाँ ठीक है, मैं तुम दोनों को माफ करती हूँ, लेकिन अब से चीजें वैसी नहीं रहेंगी जैसे पहली थी। कोई बात नहीं मम्मी जी, हम सब मिलकर सब कुछ फिर से ठीक कर देंगे। आपने हमें माफ कर दिया, हमारे लिए यही सबसे बड़ी बात है। इस बार अंकित और कीर्ति घर के दूसरे कमरे में रहने लगते हैं। कीर्ति अब निशा के साथ रसोई में हाथ बटाती है, घर के हर काम में मदद करती है और धीरे धीरे उसका घमंड भी खत्म हो जाता है। समय के साथ पूरे परिवार के रिश्ते फिर से पहले जैसे मधुर हो जाते हैं। सभी लोग मिलजुल कर प्यार और सम्मान के साथ रहने लगते हैं।